राज्यों का भूगोल। इस श्रृंखला के पहले वीडियो में आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। मैं आपका गाइड ओजांग और ऑडियो लेक्चर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है, जिसे आप चलते फिरते रिवीजन कर लें। दोस्तों, इसका स्रोत बहुत ऑथेंटिक है, इंडिया ईयर बुक 2020, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। चलिए हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी राज्य का एक इतिहास और एक सुनिश्चित भूगोल होता है, जो निरंतर कई कारणों की वजह से बदलता रहता है। यदि आंध्र प्रदेश के इतिहास की बात करें तो इसके बारे में जो सबसे प्रारंभिक हमें जानकारी मिलती है वो 2000 ईसा पूर्व 2000 बीसी ऐतरेय ब्राह्मण जो पुस्तिका है उसमें मिलती है, जो हमारा ग्रंथ है। इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के जो निवासी थे वो मूल रूप से आर्य थे और उत्तर भारत में रहते थे, जहां से वे विंध्य पर्वतों के दक्षिण में चले गए, जो विंध्याचल पर्वत है वहां से दक्षिण में, और बाद में जो गैर आर्य थे उनके साथ घुलते मिलते चले गए। इतिहासकारों का मानना है कि आंध्र प्रदेश का नियमित इतिहास 236 ईसा पूर्व यानी बीसी शुरू होता है। यह वह साल था जब सम्राट अशोक का निधन हुआ था और उसके बाद की शताब्दियों में सातवाहन, जो यहाँ के प्रमुख डायनेस्टीज थीं, सातवाहन, शक, इक्ष्वाकु, पूर्वी चालुक्य और ककातीय, इनने इस तेलुगु देश पर शासन किया। बाद में विजयनगर और कुतुबशाही शासकों का शासन रहा और उसके बाद मीर कमरुद्दीन और निज़ाम के नाम से प्रसिद्ध उसके उत्तराधिकारियों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 17वीं शताब्दी से अंग्रेजों ने निज़ाम के कई हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया और वहां पर मद्रास प्रांत की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग कर 1 अक्टूबर 1953 को, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। एग्जाम में आया हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर विभाजित होने वाले राज्य और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होने के बाद ही हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश राज्यों को मिला दिया गया। नतीजा 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भूगोल के लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वीय तटीय क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में है। यह राज्य भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। और अगर 2011 की जनगणना पर ध्यान दें तो जनसंख्या के हिसाब से यह राज्य 10वें स्थान पर है। भारत के सभी राज्यों में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है। एग्जाम में याद होगा, ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है, अवरोही क्रम दिए गए थे। तो गुजरात के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, और इसकी तटरेखा यानी कोस्ट लाइन 974 किलोमीटर है, 974 किलोमीटर। इस राज्य की सीमाओं में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 1983 में आया हुआ है प्री में। इस राज्य की सीमाओं में उस समय तेलंगाना इसका हिस्सा था। उत्तर पश्चिम में तेलंगाना, उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में तटरेखा वाली बंगाल की खाड़ी है। राज्य के उत्तर पूर्व में गोदावरी नदी के डेल्टा में पुदुचेरी का 30 वर्ग किलोमीटर का छोटा सा क्षेत्र है। आइए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और उसके बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 क्या है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम यानी कि रिस्ट्रक्चर एक्ट है 2014, जो कि तेलंगाना अधिनियम भी कहलाता है, भारतीय संसद का अधिनियम है। और उसके अनुसार आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 राज्यों में हुआ, एक तेलंगाना और शेष हिस्सा आंध्र प्रदेश कहलाया। इस अधिनियम में संपत्ति और ऋण के विभाजन के सारे पहलू स्पष्ट हैं, यानी किसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी और डेप्ट कैसे जो है वो डिवाइड होगा। साथ ही प्रस्तावित नए राज्यों की सीमाएं और हैदराबाद का दर्जा इसमें निर्धारित है कि हैदराबाद की लोकेशन और उसका स्टेटस क्या होगा। आइए हम बात करते हैं
एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर कहलाता है और किसी भी राज्य के लिए, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की कृषि की बात करें तो 62% हिस्से की जो आबादी है उसकी मुख्य व्यवसाय खेती है, 62%। यहाँ की मुख्य फसल चावल है और राज्य के कुल अनाज उत्पादन में चावल का जो हिस्सा है वो 77% है। चावल के साथ साथ कुछ अन्य फसलें हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तंबाकू, कपास, गन्ना, मक्का, दालें और अरबी। यदि राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23% हिस्से में वन है, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, 23% हिस्से में इसके फॉरेस्ट हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण वन उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे सागौन की लकड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यूकेलिप्टस, काजू, बांस और तमाम जो इमारती लकड़ियाँ हैं वो यहाँ प्राप्त होती हैं। आइए बात करते हैं कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण इनपुट होता है, सिंचाई। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है जल यज्ञम। जल यज्ञम, इसके अंतर्गत बहुत सी परियोजनाओं को शामिल किया गया और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो सभी संभव स्रोतों से धन प्राप्त करना, चाहे वो गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही हो, सरचार्जेस हो, और जितनी भी चालू परियोजनाएं हैं और नई परियोजनाएं हैं उनको रिकॉर्ड समय में पूरा करना, यानी जल यज्ञम, जिससे जो आंध्र प्रदेश में पानी की कमी वाले क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और प्राइमरी जो है फोकस उस पर दिया जा सके ताकि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि इस राज्य में जो सबसे प्रमुख उत्पादन है वो है चावल और खरीफ की ये जो फसल होती है पैडी, इसको पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आइए अब हम बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं को चलाने के लिए बिजली यानी ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। तो इस राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं हैं, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है नागार्जुन सागर और नीलम संजीव रेड्डी सागर परियोजना, इसको श्री सैलम पनबिजली परियोजना भी कहते हैं। ऊपरी सिलेरू, निचली सिलेरू, तुंगभद्रा नदी परियोजना, नल्लौर, रामगुंडम, कोठागुडम, विजयवाड़ा, मुड्डानूर ताप बिजली परियोजना। 1260 मेगावाट क्षमता का विजयवाड़ा ताप बिजली घर तथा 1220 मेगावाट क्षमता वाला कोठागुडम ताप बिजली घर यहाँ बिजली के प्रमुख स्रोत हैं। ये दोनों बहुत ही बड़ी क्षमता में बिजली पैदा करते हैं। हाल ही में 1000 मेगावाट क्षमता वाले कोयले पर आधारित सिंहाद्री ताप बिजली घर, यानी कि ये कोयले से बनने वाली है, इसका उद्देश्य संपूर्ण बिजली उत्पादन से प्रदेश की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करना। ये एडिशनल जो है शुरू किया गया, कहाँ, सिंहाद्री इसका नाम है। उद्योगों की बात करें तो राज्य सरकार छोटे पैमाने के उद्योग यानी एमएसएमईज, छोटे मोटे क्षेत्र, बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम प्रकार के कदम उठा रही है और सेज इसकी स्थापना कर रही है। उसमें विद्युत शुल्क माफ़ करना, लैंड जो है वो आवंटित करना, श्रम कानूनों को उदार बनाना, ये यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वो जाना जाता है अपने खान के लिए, अपने माइंस के लिए, और ये विश्व में चट्टानी तथा खनिज विविधता यानी कि जो रॉक्स और मिनरल्स हैं उनके लिए जाना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में इसे रत्न गर्भा कहा गया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, रत्न गर्भा। यहाँ पर किस तरह के खनिज पाए जाते हैं? यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी क्राइसोलाइट एस्बेस्टस पाया जाता है। आपको पता होगा एस्बेस्टस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कुचालक होता है जहाँ पर ये करंट के प्रवाह को भी रोकता है, बहुत महत्वपूर्ण है और तमाम उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला और चूना यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख कोयले की जो खान है उसको सिंगरेनी कोयला खदान कहते हैं, सिंगरेनी कोयला कोल माइंस, और इसमें इतना महत्वपूर्ण उत्पादन होता है कि यहाँ पूरे दक्षिण भारत में यहाँ से आपूर्ति होती है। अगर हम बैरेट्स और चूना पत्थर की बात करें यानी कि जो लाइमस्टोन है, तो आंध्र प्रदेश चूना पत्थर के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। याद रखिएगा ये एग्जाम, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवहन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन, तो भारत में अगर सड़कों के मामले की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो सड़कों की कुल लंबाई है वो 69,051 यानी कि 69,051 किलोमीटर है।
एविएशन सेक्टर में भी आंध्र प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। शमशाबाद, तिरुपति और विशाखापट्टनम यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं और शमशाबाद में अब इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के साथ इसको जोड़ दिया गया है। ध्यान रहे, अगर हम पोर्ट्स की बात करें, बंदरगाहों की, तो भारत सरकार का सबसे प्रमुख बंदरगाह जिसे विशाखापट्टनम कहते हैं और राज्य सरकार के छोटे बंदरगाह जिनकी संख्या 13 है वो यहाँ पाई जाती हैं। बहुत ही सघन समुद्री गतिविधियाँ होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, इंटरनेशनल शिपिंग, तटीय शिपिंग, पोतों के मरम्मत का काम, मछली पकड़ना और साथ ही साथ यहाँ पर कैप्टिव पोर्ट यानी निजी बंदरगाह हैं जो निजी कंपनियाँ वो उसके लिए भी अपने साथ ये रख सकती हैं। साथ ही साथ पर्यटन तथा जो सी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश का एक बेसिक जानकारी रही। साथ ही साथ फैक्ट फाइल की यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है जो लगातार चर्चा में रही है और यहाँ पर जो मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं वो तेलुगु, उर्दू, हिंदी और बंजारा, ये यहाँ की मुख्य लैंग्वेज है। तेलुगु, उर्दू, हिंदी और बंजारा जो सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट्स में दिया है। इसी तरह के और ऑडियो हमारी ऐप ओजांग IAS एकेडमी, जिसके गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पूरी श्रृंखला आपके लिए उपलब्ध रहेगी। इन ऑडियोज़ का फ़ायदा उठाएं, चलते फिरते आप जो है वो रिवीजन करें। अन्य श्रृंखलाओं के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक अपने इस गाइड को विदा दें। ओजांग को धन्यवाद, नमस्कार।